गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने किया था वो था टिंडल इफेक्ट और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और ब्राउनियन मोशन। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले तो एक मैंने आपको ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन नहीं हो पाते और वो ब्राउनियन मोशन के कारण जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं। तो इससे कोलोइडल पार्टिकल्स को स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पर शो करेंगे या डिस्कस करेंगे तो वो अगेन ये शो करती हैं कि कोलोइडल पार्टिकल स्टेबल होते हैं। और वो स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। तो देखिए जब स्टेबिलिटी होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की सॉल्यूशन की, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि वो कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ये कोलोइड्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होंगे तो आपको पता है चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो कोलोइड्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर जो क्वेश्चंस हमारा वो बोर्ड एग्जाम में भी एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा टाइप का सॉलिड्स, एग्जांपल दे देगा आपको कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड्स इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इस तरीके से करके। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी मेटल्स हमारी कॉपर, सिल्वर या गोल्ड जैसी जो मेटल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। और इसी तरीके से मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं, यानी जो कंपाउंड सल्फाइड की फॉर्म में है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड्स एक्सेट्रा, ये सब भी कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही एसिडिक टाइप की जो डाइज होती हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होंगी। पॉजिटिवली चार्ज के अंदर जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हमारे, मेटल के सल्फाइड्स तो कैसे होंगे? नेगेटिवली, और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हमारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। जो हाइड्रेटेड फॉर्म में मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी भी कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। एसिडिक डाइज हमारी नेगेटिवली चार्ज में रहेंगी, लेकिन बेसिक डाइज हमारी पॉजिटिवली चार्ज में रहेंगी। और कुछ ऑक्साइड्स लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। तो एक बार आपको बुक से ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कोलोइड्स के बारे में देखना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे कोलोइड्स पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाते हैं? कैसे पता चला कि इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है? तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज जो है वो हिस्ट्रिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कहता है कि फ्रिक्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज अराइज हो जाता है। कुछ ऐसे कहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेती है। और एक थ्योरी कहती है कि प्रीफेरेंशियल, यानी वो किसी एक आयन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको बोलते हैं प्रीफेरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इनमें से ये जो लास्ट थ्योरी हमारी प्रीफेरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है और यही कहती है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे जो है वो एक कॉमन आयन की वजह से चार्ज होता है। तो चलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चार्ज कैसे अराइज होता है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हमने कोई भी कॉमन आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ या डिस्पर्शन मीडियम के साथ हमने उसको डिजोल्व किया। जैसे यहाँ पे हमने पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया, तो पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड में कौन सा आयन कॉमन है? आयोडाइड, यानी नेगेटिव आयन कॉमन है। तो ये कहता है कि ये सिल्वर आयोडाइड जो है वो अपना एक कॉमन आयन अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आयोडाइड आयन इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। अब आयोडाइड कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इस पूरे कोलोइडल पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसी सिल्वर आयोडाइड को हम AgNO3 के साथ अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, AgNO3, तब सिल्वर आयोडाइड में और AgNO3 में कौन सा आयन कॉमन हो जाएगा? Ag। तो फिर ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से तरह के डिस्पर्सन मीडियम के साथ या कौन से तरह के सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स किया गया है। ठीक है। जैसे आगे दिखाया हमने AgNO3 के साथ हमने मिक्स किया तो Ag पॉजिटिव आयन है, तो Ag पॉजिटिव इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, यानी ये पॉजिटिवली शोल फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप अपोजिटली चार्ज जो कॉमन आयन है वो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो चार्ज हो जाते हैं।
अब एक शॉर्ट नोट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत सारे स्टार लगवा रखे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए या इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो देखिए, जो प्रीफेरेंशियल एड्जॉर्प्शन है आयंस का, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो हमारा कोलोइडल सोल होता है वो एक कॉमन आयन को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस कॉमन आयन को वो एड्जॉर्ब करता है वो एक फिक्स्ड लेयर बनाएगा। कैसे लेयर बनाएगा? फिक्स्ड लेयर, क्योंकि वो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो चुके हैं। और ये जो फिक्स लेयर है ये अपने से अपोजिट चार्ज वाले आयंस को वहाँ पर अट्रैक्ट करेगी। तो वो एक वीक फोर्स के थ्रू वहाँ पर उसके साथ एक अट्रैक्शन फोर्स से वो जुड़ जाता है। वो कैसी लेयर बनाएगी? सेकंड लेयर, जो कैसी होती है? मोबाइल होती है, यानी रिमूव की जा सकती है ईजिली। तो डिफ्यूज लेयर बोलेंगे उसको। जैसे देखो फिगर में हमने दिखाया यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड था, उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया तो कॉमन आयन हमारा क्या हो गया? आयोडीन। तो आयोडाइड आयन इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया। तो ये तो हमारी हो गई कैसी लेयर? हो गई हमारी फिक्स्ड लेयर, जो पहली वाली लेयर है। और ये आयोडाइड आयन है तो दूसरा आयन हमारा कौन सा बन गया यहाँ पे? के पॉजिटिव। तो इस के पॉजिटिव जो है उसने एक सेकेंड लेयर बना ली, जो कैसी होगी? डिफ्यूज लेयर। ठीक है। ऐसे ही अगर हमने सिल्वर आयोडाइड को AgNO3 के साथ मिक्स किया तो कॉमन आयन अब हमारा क्या हो गया? Ag पॉजिटिव। तो ये Ag पॉजिटिव यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया और इसने कैसी लेयर बना ली? ये फिक्स्ड लेयर। अपोजिट आयन यहाँ पे कौन बच गया? नाइट्रेट आयन। तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा इस फिक्स्ड लेयर के साथ में, अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये डिफ्यूज लेयर बनाएगा। अब कहते हैं कि ये जो दो लेयर्स हमारी चार्ज पार्टिकल्स की बनी हैं, इन दोनों चार्ज लेयर्स का अपना एक पोटेंशियल हो गया। और इस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो दो लेयर्स बनी हैं, इन लेयर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। तो ये जो डबल लेयर्स बनी है यहाँ पे अपोजिट चार्ज की, इसी को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा, डिफरेंस बनेगा इन दोनों लेयर्स के बीच में, इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस आता है, तो मैं डायग्राम में समझा रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं और इसमें हमने कोलोइडल सोल ले लिया, ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले देखो ये कोलोइडल सोल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कोलोइडल पार्टिकल्स या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होने लग गए, इकट्ठा होने लग गए। ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे, ये डिपेंड करेगा कि इस कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग गए। तो यहाँ पे इसको हम पहले कैटाफोरेसिस भी बोलते थे, आजकल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बोलते हैं। कैटा का मतलब यहाँ पे कैटायंस है, क्योंकि अर्लियर ये माना जाता था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उन पे कैसा चार्ज होता है? उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कैटा वर्ड वहाँ से डिराइव किया गया है। लेकिन अभी क्योंकि अभी पता है पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली, तो हम जनरल टर्म का इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज़ करते हैं। ये अगेन ये शो करता है कि ये जो पार्टिकल्स है कोलोइडल पार्टिकल्स, इन पे चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स में से किसी एक की तरफ मूव हुए हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर टुवार्ड्स एनोड और टुवार्ड्स कैथोड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रेजेंस है उसको प्रूव करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो सिंपल डायलिसिस में हमने पढ़ा था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें हमने बैग लाइक स्ट्रक्चर में लिया था, फनल उसके माउथ पे टाइट किया था, तो वो केवल कोलोइड क्रिस्टलोइड्स पार्टिकल्स को अपने में से मूव करती है, कोलोइड्स को नहीं। तो वहाँ पे हमने प्योरिफिकेशन में सिंपल डायलिसिस पढ़ा था। अब ये इलेक्ट्रोडायलिसिस ये कहता है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उनका मूवमेंट क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो उसकी वजह से उनका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो और भी ईजिली हो गया।
तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम ऑस्मोसिस करवा रहे हैं या डायलाइसिस करवा रहे हैं। तो ये अगेन इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रेजेंस को ही शो करती है। तो ये भी शॉर्ट नोट में कई बार पूछ लेते हैं, तो डायग्राम के थ्रू जब आप इसको देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे, इजली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हमें पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।